नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 1 तारीख को शाम को 7 बजे सभी टीवी चैनल सज गए थे। आप कहेंगे कि मैं आज 4 तारीख को 1 तारीख की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं 1 तारीख की, क्योंकि उन टीवी चैनल्स पे 1 तारीख को ऐसा कुछ दिखाया गया था जिसके बाद बाजार गुलजार हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों में ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली मनने लग गई है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नाम से जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे है। लेकिन उसी दिन शाम को 7 बजे के बाद हमने भी आकलन किया, हमने भी विश्लेषण किया, और इसलिए बेहद जरूरी है आज 4 तारीख को 1 तारीख का जिक्र करना, क्योंकि उस विश्लेषण में हमने एक एक राज्य के बारे में बात की थी, हमने एक एक स्टेट के बारे में बात की थी, और खासकर हरियाणा के बारे में बात की थी। और हमारा अनुमान, आकलन, अंदाजा पहुंचा था एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में 230 से 240 के आसपास। और हरियाणा की जब हमने बात की थी तो हमने अंदाजा लगाया था कि इस बार हरियाणा में काफी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना लगाया हो। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 303 सीटों के साथ आई थी तो उसमें 10 सीटों का योगदान हरियाणा का भी था, और हमने कहा था कि 10 में से अब की बार 5 घटा दीजिए। इसीलिए हमने आज 4 तारीख को 1 तारीख का जिक्र किया है। दोस्तों, 5 घटी है। आप चैनल 4 न्यूज इंडिया के विश्लेषण को अगर देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो 1 तारीख वाला जरूर देखिएगा, जिसमें हमने सीधे तौर पे बताया था और एक एक सीट का विश्लेषण करके बताया था कि हरियाणा में इस बार 5-5 होने जा रहा है। वो हुआ है। देश में किसकी सरकार बनेगी, अब सवाल इसका है। एनडीए की 291 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास है, क्योंकि कुछ सीटों पर अभी नतीजे आने बाकी हैं, और कांग्रेस 99 सीटों पर है। लेकिन इंडिया अलायंस 230 के आसपास है। नतीजे आने हैं, रुझान आ रहे हैं, देर हो चुकी है, लेकिन स्थिति क्लियर होने में अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने नहीं जा रही है। सरकार एनडीए की बनेगी, और अगर सरकार एनडीए की बनेगी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका का विश्लेषण करना बेहद आवश्यक होगा, जरूरी होगा। नीतीश कुमार किस भूमिका में रहेंगे? आज खबरें आई कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन भी किया है, चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है। अब एनडीए का जो नया जो है सत्ता में आने जा रही है सरकार, उसका स्वरूप क्या होगा, चर्चा इस पे होनी चाहिए। और चर्चा हरियाणा की तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा। मैं रोज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये शो बनाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद विश्लेषण करते हैं। इस शो पे आप अपनी टिप्पणियाँ जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी जब कमेंट्स आते हैं, टिप्पणी आती है, तो हमारा हौसला बढ़ता है और साथ में हमारी राय भी बनती है। दोस्तों, आज चुनाव के नतीजे आए हैं, और देश की ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें 2024 के लोकतंत्र के इस पर्व पर लगी हुई थी। और शाम होते होते जिस तरह के रुझान और नतीजों में परिवर्तन हुआ है, उस पर विश्लेषण करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी हैं।
नवीन जी की टिप्पणियों से आप सब लोग वाकिफ हैं। सटीक विश्लेषण, तथ्यों के साथ बात, ये नवीन जी की खूबी है। और ऐसे ही नहीं कोई 35 साल का तजुर्बा बोलता है, और वो 35 साल का तजुर्बा पिछले एक हफ्ते में आपने देखा भी होगा दोस्तों। लगातार नवीन जी ने जो बातें कही है, आज वो इमेज उसकी सामने आई है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं पिछले कुछ वीडियो दिखा के या देखकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हैं, इंग्लिश का अखबार निकालते हैं, देश की प्रदेश की राजनीति की समझ रखते हैं, नब्ज पहचानते हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। जी, नतीजों से कांग्रेस बड़ी उत्साह, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी प्रेस के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जो है जनता ने नकार दिया है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार तो एनडीए की बनती हुई दिख रही है। देखिए डबास जी, 1 जून को लोकसभा चुनाव पूरे हुए जी। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को खत्म हुआ, पूरा हुआ जी। उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी एग्जिट पोल की। जी। आपको ध्यान हो एग्जिट पोल की, जब हम शाम को उस दिन चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी 240 से 250 सीटें लेगी जी। ये मेरा अपना आकलन था। हालांकि दूसरे बड़े चैनल भारतीय जनता पार्टी को 300 सवा 300 सीटें दिखा रहे थे जी। तो सबको ये लग रहा था कि क्या इनका आकलन सही है। 240-250 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मैंने कहा था 300 सीटें या 300 के आसपास एनडीए की सीटें रहने की उम्मीद मैंने जताई थी। बिल्कुल, हमने उस पर चर्चा की थी और स्टेट वाइज चर्चा की थी। स्टेट वाइज हमने चर्चा की थी, एक एक राज्य की हमने चर्चा की थी। हरियाणा में हमने कहा था कि 5-5 सीटें रहेंगी, दोनों भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लेगी, 5 सीटें कांग्रेस लेगी जी। और देखिए हम लोगों का जो विश्लेषण था वो लगभग बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और हरियाणा को लेके हमने टाइटल भी यही दिया था कि भूल जाइए एग्जिट पोल, हम बताते हैं सही नतीजे। हाँ, सही नतीजे जी। और उसमें 5-5 सीटें हमने दोनों पार्टियों को दी थी और नतीजा वही निकला, सीटें भी वही आई जो हमने बताई थी वही नतीजे निकले, वही सीटें आई जी। भारतीय जनता पार्टी की वही सीटें आई, कांग्रेस की वही सीटें आई। तो देखिए हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की थी, हम लोग फील्ड में गए, हमने इतने लोगों से बातचीत की, हमने बिजनेसमैन से, व्यापारी से, कामगार से, हमने नौकरी पेशा आदमी से, दुकानदार से, हमने लेबर मजदूर आदमी से बात की, हमने हर तबके के लोगों से कोशिश की थी, बातचीत की और निचोड़ निकाला जाए कि भी आखिर गांव का आदमी क्या कहता है, शहर का आदमी क्या कहता है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने एग्जिट पोल पर चर्चा की थी और मुझे लगता है शायद इसीलिए हम लोगों ने जो आकलन किया था वो सटीक बैठा है जी। देखिए सरकार किसकी बनेगी ये अभी कहना आसान नहीं है, हालांकि दिखाई दे रहा है, लग ऐसा रहा है, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि एनडीए के पास क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं, हाँ नंबर उनके पास है। और सरकार देखिए, सरकार तो सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सरकार बनाने का न्योता तो उन्हें मिलेगा, उन्हें ही निमंत्रण मिलेगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रही है। 239 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी में या तो जीत चुकी है या वो आगे चल रही है। पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीटें मिली थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 400 पार का नारा जुमला साबित हुआ जी। विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वो तो खुद जुमलों की पार्टी, जुमलों की सरकार कहती रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ये 400 वाले नारे में ही उलझ के रह गया, इनको ये नहीं पता कि मैंने ये नारा किस लिए दिया। तो उन्होंने वो नारा इसीलिए दिया
मुझे लगता है विपक्ष के साथ साथ लोग और जनता भी संशय में थे। उन लोगों को लग रहा था कि भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, क्लियर सरकार मिल रही है, उनको हैवी मैंडेट मिल रहा है और उसका असर चुनाव पर पड़ता हुआ भी दिखाई दिया। जी। अगर जनता को पहले इस बात का अंदेशा होता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटें लेगी, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी दलों की मदद लेनी पड़ेगी, उनका सहयोग लेना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, शायद हो सकता है रिजल्ट आज कुछ और होते। लेकिन उन्होंने चूंकि जनता को इस बात का अनुमान नहीं लगने दिया, उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने आंकड़ा दे दिया कि लोगों को लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। और आप देखो चुनाव जिस भी नेता ने लड़ा सबने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव, नरेंद्र मोदी के नाम पे। ये बड़ा सवाल है मनोज जी, मैं ये इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि जिस भी नेता ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के कैंडिडेट जो भी थे, वो नरेंद्र मोदी के नाम के माफ कीजिए वोट मांग रहे थे या उनके चेहरे पे वोट मांग रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कहीं ना कहीं इमेज को दांव पे लगा, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी करने के, ऐसे भी वोटर हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं उनको भी इस पूरे चुनाव के दौरान एक दो बार ये लगा कि ये हो क्या रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स आने लगे तो उन्होंने इस चुनाव के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी इमेज ही दांव पे लगा दी। उन्होंने मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, वो सब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को गांधी पिक्चर से पहले कोई नहीं जानता था। महात्मा गांधी, और फिर बायोलॉजिकल ना होना, है ना, ये जो जिस तरीके की बातें की, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि इस चुनाव को लेके कहीं प्रधानमंत्री ओवरबर्डन तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने अपनी इमेज ही दांव पे लगा दी। जो इमेज जनता के मन में बसी हुई थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा है क्या इस चुनाव में? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है डब्बा साहब जी। इस बार उन्होंने अपने ग्राफ को तो बहुत डाउन किया जी, ये जग जाहिर है जी, क्योंकि इनके पास कोई डिलीवरी और डेवलपमेंट का कोई एजेंडा था नहीं जी। थोड़ा बहुत इमेज जो ग्लोबली लेवल पे उसने बिल्डअप किया था जी। उस इमेज को भी अगर वो लेके चलते तो ये बातें उनको नहीं करना था कि मंगलसूत्र आपका भैंसी खोल ले जाएगा। ये जो अनाप शनाप न्यूसेंस मैं कहूँगा जो क्रिएट किया, बैकफायर वही मारा है इसको। क्योंकि आमजन ना आज ये चीज़ नहीं देखना चाहता है। आमजन को ये लग रहा है कि हमें रोजगार कहाँ से मिलता है। कोई पीएसयूज में हमारा बेटा 12वीं या बीए ग्रेजुएशन किया है तो क्या रेलवे भर्ती बोर्ड में मेरे बेटा का हो रहा है, क्या सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया तो आपने बंद कर दिया जी। आपने अपने आप को दूसरे चैनलाइज में सिस्टम को कर दिया, पीएसयूज को ख़त्म कर दिया। तो बेरोजगारी महंगाई के साथ जो आपने जुमलेबाजी किया वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा जी। कब तक नरेंद्र मोदी के नाम से, क्योंकि आपने किसी दूसरे नेता कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी आपने अथॉरिटी नहीं दिया। अथॉरिटी आपने दो जने के पास था, वो जग जाहिर है, जग जाहिर है वो। तो जब आप नहीं कम से दोगे, कम माना तो ऐसा ही जाता है कि अथॉरिटी दो लोगों के पास है। आज देखिए अगर अथॉरिटी, परसेप्शन तो लोगों का, देखिए 10 साल सरकार चली है बीजेपी की, 10 के 10 साल में ये लोगों के मन में बन गई बात कि दो लोग चलाते हैं सरकार को। दो लोग जी। और इन्हीं दोनों के पॉलिसीज मेकिंग आज थोपने का काम किया। आप देखिए आधी रात को आते हैं नोटबंदी जी। कभी आए जीएसटी लागू कर दिया। अरे राय मशवरा एलआई पार्टी से तो कीजिए, आप किसी से राय नहीं लेना है। नोटबंदी में तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था जी। तो ये सब बड़ी बातें हैं, तो इसका बैकफायर तो होना ही था। लेकिन वो पहले कार्यकाल में हुआ था नोटबंदी और ये सब। सर जितने भी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 10 साल के टेन्योर का ना ओवरऑल कि अगले हैट्रिक में कैसे होगा। आज देखिए इस कार्यकाल में भी कई चीजें ऐसी हुई जो लोगों के मन में, जिसको लेके सवाल तो था। देखिए आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ आप जाएंगे, लोगों के मन में सवाल था कि यार किसानों के साथ जो हुआ है ना, ये होना नहीं चाहिए था। महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना था। और मणिपुर में जिस तरह से हुआ, और प्रधानमंत्री की एक दिन भी सूद लेने आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ। तो लोगों के मन में देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं, लोग उस पे भले ही रिएक्ट ना करें, लेकिन जब उंगली दबाने का टाइम आता है और शाई लगवाने का टाइम आता है, यही तो लोकतंत्र है जी। यही तो लोकतंत्र है, इसी को तो कहते हैं। तो हमारे पास तो एक वोट का, आम जन के पास तो वोट का ही अधिकार है, आज प्रूव कर दिया। आज आप देखिए, आपने बोला कि नीतीश कुमार से पीएम ने बात किया, थोड़े देर के बाद अमित शाह बात कर रहे हैं जी, और नीतीश जी ने अपने यहाँ एक बैनर लगवा दिया, नीतीश सबके हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा, आज तो नीतीश सबके हो गए, और नीतीश बाबू का कोई फिक्स रोल नहीं है जी, वो सबके सबके हैं। वो सबके। एक नवीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अगर वो इस तरह का बयान देते हैं कि संघ से अब बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो एक वाजपेयी का ज़माना था जब इलेक्शन जीतने के लिए संघ की ज़रूरत पड़ती थी, अब ये मोदी का ज़माना है और संघ की ज़रूरत नहीं है, और संघ ने फिर बता दिया कि हमारी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक शेर है ना कि घटा के लगा के देख लो, आपको जो भी हिसाब आता है, घटा के किसी भी सूरत में हमें आप रह नहीं सकते। तो संघ ने बता दिया कि अगर हमें घटाओगे तो फिर आप भी नहीं रहोगे। ऐसा हुआ है? देखिए प्रदीप जी, ये तो उन्होंने आरएसएस के लिए कहा, संघ के लिए कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में या किसी प्रदेश में जब जब आई है, उसमें संघ का बड़ा अहम रोल रहा है जी। ज़मीनी स्तर पर आप देखें, आरएसएस के लोगों ने जितना काम करते थे, जितनी मेहनत करते थे, लोगों को वोटिंग, चुनाव शुरू होने से लेके वोट के पोल तक और फिर रिजल्ट तक, वो एक एक आदमी को पोलिंग वाले दिन घर से निकाल कर लेकर के जाते थे। वो लोग इतने सिस्टमेटिक काम करते थे, वो हर घंटे में देखते थे कि यहाँ किस किस ने वोट डाल दिया, कितने लोग रह गए, और उन लोगों के घरों में जाते थे, उनसे अपील करते थे, उनको गाड़ी में बिठा के लाना, उनको रिक्शे में बिठा करके लाना, उनको स्कूटर मोटरसाइकिल पर बिठा के लाना, अपनी कार में बिठा कर ले जाना कि नहीं आप वोट डालिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता था कि यार ये लोग देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को लेकर के जा रहे हैं, तो उसका बड़ा असर होता था। इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से तो दो सीटों वाली पार्टी 303 पे पहुंची थी, और यही कार्यकर्ता था जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार 5 साल करती थी। तो उसका ये असर, वो ये कहें कि आज उनकी जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा का क्या स्थान है, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये लोगों ने टीवी पर तब देखा 26 जनवरी को परेड पर, जब उसके बाद लोग जाने लगे तो किस तरह से अमित शाह ने, मोदी ने उनको पीछे धकेल दिया, राजनाथ सिंह को पीछे कर दिया गया। अभी पिछले दिनों आप एक कार्यक्रम में देखिए, राजनाथ सिंह को माला में से बाहर आना पड़ा, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पे हार में रहे और वो बाहर आए। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं देखो वन मैन शो तो ये कहीं ना कहीं वन मैन शो कर रहा था कि ये 10 साल की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई नहीं है इस सरकार में। तो ये इस बात का संदेश था, बड़ी इंडिकेशन थी। ये देखिए, सारे टीवी चैनलों पर सारे देश देख रहा था, सारे देश की जनता देख रही थी। अच्छा, इंडिकेशन जिस तरह से इन्होंने से, तो सवाल ये भी उठता, अब इंडिकेशन तो देखिए, संकेत तो योगी साहब के लिए भी स्पष्ट होते दिख रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है ना। देखिए, उसके बाद तो ये लग रहा है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस यूपी में रही है, अब की बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यूपी में बनी सपा। देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी जी, सबसे पहले इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को साइड पर किया जी, मुरली मनोहर जोशी को किया। लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति थे जिन्होंने वाजपेयी जी को ये कहा था, वाजपेयी जी इनके समर्थन में नहीं थे, गुजरात में वो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे नरेंद्र मोदी को, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने इनकी सिफारिश की थी।
वो इनकी वकालत की थी और इनको कहा था कि नहीं, ये आदमी डिजर्व करता है, ये आदमी एक दिन बड़ा नेता बनेगा और ऐसे आदमी को हमें आगे लाना चाहिए। और इन्होंने प्रधानमंत्री बनते लालकृष्ण आडवाणी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, उसकी नमस्ते तक नहीं ली, उससे देखा तक नहीं देखा। तो ये क्रम तो उसी दिन शुरू हो गया था, हर बार होती है ये क्रम उसी दिन शुरू हो गया था जी। उसके बाद आप देखिए, किसी भी प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता, इन्होंने किसी भी एस्टेब्लिश नेता को, बड़े नेता को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। चाहे कोई बड़ा मुख्यमंत्री हो, बड़ा नेता हो, उसको मुख्यमंत्री पद से हटाते चले गए, मुख्यमंत्री बदलते चले गए। इनको उत्तराखंड में तो मैं एक बार किसी चर्चा में बैठा हुआ था किसी चैनल पे, एकदम से अनायास निकला मेरे मुंह से कि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री रात को सोता है तो यही दुआ करके सोता होगा कि सुबह मैं मुख्यमंत्री उठूं। देखिए, मैं जब उठूं तो मुख्यमंत्री रहूं। देखिए प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी से ऊपर हो गए जी। पार्टी छोटी हो गई, नरेंद्र मोदी का कद बड़ा हो गया, उन्होंने अपने आप को पार्टी से ऊपर कर लिया। अच्छा, पार्टी ने भी किया। देखिए पार्टी नरेंद्र मोदी का दोष नहीं कह सकते इसमें। देखिए पार्टी के सामने जब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसों को उन्होंने घर बिठा दिया, उसके बाद किसी पार्टी के नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी, उन्होंने जो मंत्री बनाए ज्यादातर उन मंत्रियों को बनाया जो उनके पैर छूते थे। उन्होंने उन लोगों को बनाया जो उनके सामने बोने थे, उन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया, उन लोगों को स्थान दे दिया। तो उन लोगों की हिम्मत ही कुछ नहीं थी, तो उनके सामने बोलते ही कुछ नहीं थे। अब जहाँ तक बात आ रही है सरकार बनाने की कि अब केंद्र में सरकार एनडीए की बनेगी या किसकी बनेगी, आप देखिए एक समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुख्यमंत्रियों को समय नहीं देते थे मिलने का जी। उनको एक 2 महीने की डेट मिला करती थी मिलने के लिए जी। आज अमित शाह फोन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को जी। आज अमित शाह फोन कर रहे हैं नीतीश कुमार को जी। तो आप ये देखिए इंडिया की तरफ से शरद पवार भी इन्हें फोन कर रहे हैं। शरद पवार ने आज नीतीश कुमार को फोन किया, चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। अपने दर्शकों से एक स्पष्ट कर दूं, मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस चर्चा के दौरान मेरे से ये निकला है कि प्रधानमंत्री ने फोन किया। फोन अमित शाह ने किया था। मैं अमित शाह उन्होंने भी किया है, नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया चंद्रबाबू नायडू को, दोनों फॉलो कर। शरद पवार ने फोन किया, उसके बाद अमित शाह ने फोन किया। तो आप ये देखो कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि हमें सरकार बनानी है तो इनका साथ चाहिए। जो इन लोगों को मिलने के लिए समय नहीं देते थे, अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, आज उन लोगों को फोन करके उनसे टाइम लेना पड़ रहा है कि आप हमें समय दीजिए, आप आइए। 2019 में जब 303 सीटें बीजेपी जीत के लेके आई थी तो मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फार्मूला ये बनाया गया कि जो सहयोगी हैं उनमें एक जो है विभाग दे दिया जाएगा या एक वहाँ से एक मंत्री एडजस्ट किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। और उस समय आप क्योंकि ज़्यादा जानते हैं नीतीश कुमार की नाराजगी उसी बात से तो रिप्ट था नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ज़्यादा नहीं चाहते थे, वो सिर्फ दो मंत्री पद चाहते थे। 2 यूनियन कैबिनेट में वो चाह रहे थे, एक रेलवे और एक और कोई इम्पोर्टेंट अफेयर्स दिया जाए, यूडी। क्योंकि हम नज़दीक से उन डिस्कशनों में थे हम तो, लेकिन एक मिला। उसके बाद नीतीश जी ने जो किया वो सब जानते हैं, वो चले गए, वो आ गए। लेकिन अब तो नीतीश जी बार्गेनिंग की स्थिति में आ चुके हैं। देखिए अब जब सरकार बनेगी किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे, बार्गेनिंग और किंग मेकर आप बोलेंगे उसको। जी, अब तो किंग मेकर की स्थिति में आ गए। अब तो वो मानना पड़ेगा जो नीतीश जी तो अब कैसी स्थिति रहने वाली है? वो नीतीश जी और राहुल का खटाखट का देन है। राहुल गांधी जो खटाखट किया उसका करिश्मा है ये जी। आज देखिए डब्बास जी, इंडिविजुअल बीजेपी को 60 सीट का लॉस हुआ है जी। जिस वेस्ट बंगाल में वो डंके के चोट पे कह रहा था कि इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप 35 का आंकड़ा बता दिया था। वहां सर 6 सीट पे लॉसेज है जी। तो आप इस आंकड़ाओं को देखिए। आनन फानल में कल 11:30 पे अभी ट्वीट आया है मेरे पास, कैबिनेट का मीटिंग बुलाया है।
और इस बार नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे स्पैन में नहीं, जैसे इलेक्शन में लंबा टाइम दिया, तो मंत्रिमंडल बनाने के लिए या ओथ लेने के लिए 5 से 6 तारीख का डेट तय करने जा रहे हैं जी। अभी रिसेंट का बता रहा हूं मैं आपको। तो ये बड़ी खबर है। आप देखिए ना, सोच समझ कहां तक देखिए बदलता है चीजों को लेके। देखिए, ड्रास्टिकल चेंज हो गया, ड्रास्टिकल चेंज हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है। और स्ट्राइक देख रहा रेट है। में परसेंटेज में पहले 37 था, इस बार 39 बीजेपी का परसेंटेज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, सीटें घटी। जी, सीटें घटी। तो अभी तो सीट का ही बात कर लेना फिलहाल। सीट का वो परसेंटेज तो जब हारने के बाद जिनकी बढ़ जाती है वो बताते हैं। जी 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 जी। लेकिन सवाल बड़ा है। देखिए, देश ने इस बार वोट मुद्दों पे किया और ऐसा लगा कि जैसे इलेक्शन जो है ना वो एक ही तरीके का हो गया, या तो बीजेपी के हक में वोट जाएगी या बीजेपी के खिलाफ वोट जाएगी। ऐसा लग रहा था कि विपक्षी पार्टियां बेशक से रैलियां कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा जोर लगा है, बहुत मेहनत की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी ने तो जिस तरह से मोर्चा संभाला, और वो जिस तरह से लोगों से संवाद करती थी अपने भाषणों के दौरान, वो सवाल पूछती थी, जब उसका जवाब आता था तो काउंटर सवाल वो पूछ लेती थी, लोगों को अपने पास बुला लेती थी। ये जो कनेक्ट जो था, कनेक्ट था, गले लगाने का जो ये जो कनेक्ट बनाया प्रियंका गांधी ने, उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे हो रही है। और तेजस्वी ने तो ऐसा लग रहा था जैसे पंचायत चुनाव बना के रख दिया है लोकसभा चुनाव को। इतनी 250 के बहुत तरीके से लड़ा है तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। इनफैक्ट आप वो कांग्रेस अध्यक्ष का बात करेंगे, खरगे जी भी बहुत अच्छे तरीके से और देखिए इलेक्शन बहुत स्टार प्रचारक नहीं थे उनमें, लेकिन 3-4 लोगों ने मिलके बहुत अच्छा मैसेज दिया। और लोगों का ट्रस्ट, जो बार बार आप कह रहे थे कि इस बार क्या होगा इलेक्शन, मासेज वर्सेज बीजेपी, वही हुआ जी। इससे पूर्व डब्बा साहब आपने बात किया था कि जो इलेक्शन का रूपरेखा होगा, सिनेरियो बहुत बदल जाएगा। धमीजा साहब भी यही बात कहते, वही सिनेरियो जो हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग किया, 10-10, 12-12 हज़ार किलोमीटर गए, तो उसी का आज देखिए साइलेंट वोटर कुछ नहीं बोला, किसी को भी नहीं बताया, और उसी का रिजल्ट है साइलेंट वोटर। इंडिया साइनिंग वाला मैं बात करूंगा सर इस बार, ये बात हमने भी डिस्कस की थी। इंडिया साइनिंग 2004 जी, साइनिंग इंडिया हो सकता है, और वही हो गया, वही हुआ, शाइनिंग इंडिया हुआ। इस बार विपक्ष 2 होगा डब्बा साहब जी, एक तो घटक दल होगा जी, इंटरनल, और एक तो विपक्ष है ही इंडिया, जो भी बनेगा इंडिया का बने चाहे एनडीए का बने, इस बार विपक्ष 2 होगा। तो आम जनमानस का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। तो प्रकृति कभी न कभी अपना रूप दिखाता ही है। अब मैनिपुलेशन करके बहुत दिन तक नहीं चल सकते, ग्राउंड पे काम चाहिए दोस्तों, ग्राउंड पे काम चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि ये इलेक्शन पहली बार, मैं देखिए इतने साल हो गए इलेक्शन कवर करते हुए, करीब 25 साल के आसपास हो गए हैं, और दुनिया भर के इलेक्शन देखे, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक के इलेक्शनों की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहली बार विपक्ष को इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए देखा, मैंने मुद्दों पे चुनाव होते हुए देखा है, मैंने जनता को खुद चुनाव लड़ते हुए देखा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनता को मैंने कैंडिडेट से सवाल पूछते हुए देखा है, जनता को मैंने कैंडिडेट से जवाब मांगते हुए देखा है। और नवीन जी क्योंकि हमारे साथ हैं, नवीन जी, हरियाणा में तो ये भरपूर हुआ है। जी 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 जी, जी एक चीज और करेक्ट कर लीजिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने भी अटेंड किया, उसमें प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी नहीं थी। अच्छा, प्रियंका गांधी, हाँ जी 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 जी। डवास जी, आपने चर्चा की है हरियाणा की जी। देखिए, हरियाणा में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर परचम लहराया था। 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी जी। लेकिन इस बार
कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं और आज से 4 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखिए, इस बात की समीक्षा और आंकलन, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। आज आप देखिए, भले ही 5-5 सीटें दोनों के खाते में गई हैं, लेकिन 90 में से 56 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त ली है जी। आप अगर उसकी डिटेल देखेंगे, समीक्षा आप देखिए करेंगे ना कि 10 में से जब 10 लोकसभा सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 19 में, तो तब 79 सीटों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी। तब नारा दिया था अब की बार 75 पार, लेकिन तब 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मिली थी। तब 40 सीटें मिली थी। मैं यही कहना चाह रहा था कि शायद बीजेपी वाले भूल गए थे, हरियाणा वाले बोल देते हैं ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा है प्रधान। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हरियाणा की जनता बड़ा स्पष्टवादी लोग हैं यहाँ पर। जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। हालांकि लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन ये उनकी स्पष्टवादिता है जी। वो लोग सच भी बोलते हैं और झूठ को या गलत को स्वीकार भी नहीं करते आसानी से जी। ये हरियाणा के लोगों की ये खासियत रही है। 10 साल, लगभग 9.5 साल मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा का चुनाव वहाँ भी टाइट था, उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ आई, उनका विरोध भी काफ़ी हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, सुपर सीएम हैं। हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे नवीन जी, सिर्फ एक मनोहर लाल की जीत पे विश्लेषण कर लेते हैं, एक छोटा सा विश्लेषण, क्योंकि ये सीट ऐसी है जो 2019 के चुनाव में देश की सबसे बड़ी जीत हासिल इस सीट पे हुई थी। संजय भाटिया चुनाव जीते थे, 6.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे और मनोहर लाल खट्टर संजय भाटिया से तो बहुत बड़ा चेहरा है। और इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद अगर जीत का मार्जिन 1-1.5 लाख के आसपास रहता है, कि मुझे मालूम नहीं है कितने वोट से, शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 6.5 लाख से कम मार्जिन है ना। तो आप इस जीत को कैसे देखिए, सारे देश में और हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। लगभग 1.5 लाख का मार्जिन नरेंद्र मोदी का खुद का आया है जी। आप उनका मार्जिन देखें तो करीब 1.5 लाख का मार्जिन उनका खुद का आया है। अब तो बाकी नेता तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब की बार तो 10 लाख वोट का दावा किया गया था, 10 लाख वोट का दावा किया गया था, 10 लाख पार जी। तो आप ये देखिए, जिसके नाम पर ये सारे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी सारे देश में चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने को पार्टी से ऊपर मान लिया था और वो तो ये कह रहे थे कि मैं अब देश का प्रधानमंत्री नहीं, सारी दुनिया का लीडर हूं मैं जी। उसका अपना मार्जिन 1.5 लाख का रह गया। तो ये देखिए गड़बड़ तो ये लोगों ने, देखिए इन्होंने सारे देश में चुनाव राम मंदिर के नाम पे लड़ना चाह रहे थे और अयोध्या में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में हारी, ये बड़ी। और देखिए, अयोध्या में चुनाव हारी, राम मंदिर पे चुनाव लड़ा, और उसके बाद जिस लोकसभा में, जिस शहर में राम मंदिर बना, उस शहर से चुनाव हार गई। और सर देखिए, लल्लू सिंह इनके उम्मीदवार थे, वो परास्त हो गए वहां पर। समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीत गई। अजय मिश्रा टैनी चुनाव हारे, अजय मिश्रा टैनी चुनाव हार गए। धुरंधर हारे, अच्छे धुरंधर चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी आप देखिए अमेठी से चुनाव हार गई। देखिए, स्मृति ईरानी का तो बड़ा रोचक मामला है। जब राहुल गांधी नहीं आए तो उन्होंने कहा डरो मत भागो मत, डरो मत भागो मत। तो उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जिसको हो सकता है अमेठी के लोग जानते हो, लेकिन देश के लोग नहीं जानते थे किशोरीलाल शर्मा कौन है। और मार्जिन देखिए, लगभग जितने वोट से 50,000 वोट से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, और उससे डबल मार्जिन से स्मृति ईरानी हार गई। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, किशोरीलाल शर्मा ने बड़ी मात दी है जी। और स्मृति ईरानी का हारना, और मुझे लगता है अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा होता, चाहे वो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती, चाहे वो राहुल गांधी चुनाव लड़ते, तो मुझे लगता है और ज़्यादा बड़ी हार होती। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए शर्मनाक हार होती। लेकिन ये हार ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि देखिए, एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया। ये देखिए, ये उनके लिए और ज़्यादा बुरी हार है।
तो दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम आपके सामने आ चुके हैं और विश्लेषण आकलन अगले मुझे लगता है कि कम से कम 6-7 दिन तक, जब तक ओथ नहीं हो जाती है, जब तक सरकार नहीं बन जाती है, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है कि सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वालों की सरकार के भीतर क्या भूमिका रहेगी, इसका क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह की चर्चाएं चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर जारी रहेगी। आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। और मैं फिर से कहता हूं, आपकी टिप्पणियां, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो बनाने के लिए हम मेहनत करते हैं, दिन भर रिसर्च करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अब्बास जी।